नमस्कार दोस्तों, ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से कल और परसों होने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? तो संयुक्त स्वर जो कि ए को माना गया है, राइट ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? तो संयुक्त स्वर ए, ओ और औ, ये संयुक्त स्वर होते हैं। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? तो मूल स्वर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये मूल स्वर होते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। अगला प्रश्न है, अल्पविराम का प्रयोग इनमें से कहाँ पर किया जाता है? तो अल्पविराम का प्रयोग वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो वहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। ये अल्पविराम का चिन्ह है जो इस वाक्य में प्रयोग किया गया है। अब बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पर विराम चिन्हों के बारे में। तो पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा होता है? तो पूर्ण विराम चिन्ह जो कि इस तरीके का होता है, वाक्य के अंत में लगाया जाता है। ये कौन सा चिन्ह है? तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अर्धविराम चिन्ह कौन सा होता है? तो अल्पविराम चिन्ह में ऊपर जो बिंदी लग जाती है वो अर्धविराम चिन्ह हो जाता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह बताया जा चुका है। विस्मयादिबोधक चिन्ह की बात करें तो विस्मयादिबोधक चिन्ह इस प्रकार का होता है, ठीक है। योजक चिन्ह इस प्रकार का होता है, जैसे कि राम, और ये योजक चिन्ह है श्याम, इस तरीके से लिखा जाता है, तो ये योजक चिन्ह होता है। और उद्धरण चिन्ह जो कि उद्धरण चिन्ह इस प्रकार से लिखा जाता है, ऊपर लगाया जाता है, कोई महत्वपूर्ण बात कही जाती है उसमें लगाया जाता है इस तरीके से, तो इसको उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण विराम चिन्ह है, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो वह संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि ऑप्शन में यहाँ पर कृष्ण, कामायनी या मिठास, तो मिठास भाववाचक संज्ञा हो गई, नहीं है। लखनऊ, आम, बुढ़ापा भी भाववाचक हो गया। ममता, वकील, पुस्तक, तो वकील, ममता यहाँ पर भाववाचक भी अगर नाम है तो जातिवाचक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो कि राम, रामचरितमानस और गंगा, ये तीनों जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ममता जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है, ना कि जातिवाचक होगी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम कौन सा है? वह एक अच्छा, यह छात्र, तो वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम है वह। राइट ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। और हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 होती है, 11 सर्वनाम होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो लड़का भजन गा रहा था, तो इसमें विशेषण कोई नहीं है। मैंने उसको बुलाया, इसमें भी कोई नहीं है। उसने भजन गाया, इसमें भी कोई विशेषण नहीं है। वह सुंदर लड़का है, यानी कि इसमें विशेषण है सुंदर, तो राइट ऑप्शन सी है। ऑप्शन नंबर सी वाले वाक्य में विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा नहीं है? तो डाकिया पत्र लाया, ये है। सीमा ने गाना गाया, ये भी है। सिपाही ने चोर को पकड़ा, ये भी है। लड़का सोता है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है। राइट ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सोना जो कि एक अकर्मक क्रिया है और सभी सकर्मक क्रिया हो जाएंगी, तो राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? कालवाचक का, रीतिवाचक का, परिमाणवाचक का या फिर स्थानवाचक का? तो यहाँ पर पूर्णतया यानी कि मात्रा की बात हो रही है, तो जहाँ पर वाक्य में मात्रा की बात होती है वहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण प्रयोग किया जाता है। और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। और जहाँ पर समय की बात की जाए, जैसे कल, परसों, वर्षों बाद, वहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। और जहाँ पर स्थान की बात हो वहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। तो इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो हुलास, हमला
और हवाला, ये तीनों जो कि पुल्लिंग शब्द है, लेकिन हरकत ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अगर इसका कोई वाक्य देखें तो होगा कि तुम्हारी हरकत अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो यहाँ पर लगती यानी कि ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कच्छा, सरसों, लता या फिर कुटी। तो कथा का क्या हो जाएगा? कथाएं हो जाएगा बहुवचन, कथाएं इस प्रकार से होगा। ठीक है, लता का बहुवचन हो जाएगा लताएं, इस प्रकार से होगा। और कुटी का बहुवचन यहाँ पर हो जाएगा कुटिया। लेकिन जो सरसों है ये शब्द हमेशा एक वचन में रहता है, दोनों वचनों में समान रहता है, एक वचन और बहुवचन में। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, आसन्न भूत या तत्कालिक वर्तमान। बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर आसन्न भूत जो कि वर्तमान काल का भेद नहीं है, से सभी हैं सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, आसन्न भूत कहाँ पर होता है? तो जो हाल ही में घटित हो आसन्न भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे कि मैं चला हूँ, मैं चला हूँ, या सुरेश ने खाना खा लिया, यानी कि क्रिया तुरंत संपन्न हो रही है, तो वहाँ पर आसन्न भूतकाल होता है। अगला प्रश्न है उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार हो जाएगा? तो वाच्य जो कि 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। जहाँ पर भी साथियों आपको वाक्य में द्वारा दिख जाए वहाँ पर कर्मवाच्य होता है, ध्यान रखेंगे। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। तो मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना या बीमा को पुस्तक दे दो। तो इनमें से कर्ता कारक वाला वाक्य जो कि हो जाएगा मोहन को जाना है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस वाक्य में को जो कि ने का आशय दे रहा है और कर्ता की विभक्ति जो कि ने ही होती है। कर्ता ने, कर्म की विभक्ति क्या होती है? तो कर्म की विभक्ति होती है को। शेष सभी वाक्य शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना और बीमा को पुस्तक दे दो जो कि कर्म वाक्य के उदाहरण हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, कर्म कारक के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? अंगप्रोछा, अंगरखा, अंत्र या अंग्रहायन। तो अंगोछा जो कि एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा अंगप्रोछा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। तो यहाँ पर बलिष्ठ जिसमें इष्ट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, पुष्पित में इत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, पंचायत में आयत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। लेकिन वाक्य में पूछा है इसमें प्रश्न में किसमें उपसर्ग किसमें प्रयोग किया गया है? तो व्याध में वी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। अगला प्रश्न है दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। तो प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो कि किसी भी शब्द के आखिरी में जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। वास, अस, निवास या आस। तो रनिवास शब्द में प्रत्यय हो जाएगा वास। करेक्ट ऑप्शन इसका ए है। अगला प्रश्न है आवर्तक का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आवर्तक का विलोम शब्द हो जाएगा अनावर्तक। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। प्रवर्तक का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रवर्तक का विलोम शब्द हो जाएगा अप्रवर्तक। क्या होगा? अप्रवर्तक। ठीक है, आवृत्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो आवृत्त का विलोम शब्द होगा अनावृत्त। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम शब्द है? अनासक्त, अधम, निरुत्साह या फिर निमग्न। तो इनमें से आसक्त का विलोम शब्द हो जाएगा अनासक्त। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। अधम का विलोम शब्द क्या होगा? तो अधम का विलोम शब्द होता है उत्तम। ठीक है, और निरुत्साह का विलोम शब्द हो जाएगा उत्साह। और निमग्न का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अमग्न। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। अगला है किनारा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो तट, मुहाना और तीर जो कि किनारे के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन कर किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका होगा।
जल वृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई। वाक्य के रेखांकित शब्द की जगह कौन सा पर्यायवाची शब्द उपयुक्त हो सकता है? तो जल वृष्टि का पर्यायवाची शब्द इसमें बताना है। बादल होगा, काली घटा होगा या फिर बूंद होगा। तो यहाँ पर जल वृष्टि का पर्यायवाची वर्षा होगा कि वर्षा के कारण चारों ओर हरियाली छा गई। तो राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? अंक, दोस्त, कबूतर या परिवार। तो इनमें से अंक जो कि अनेकार्थी शब्द है। राइट ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। इसके अन्य शब्द जिनमें होता है निशान, गिनती की संख्या जिसको भी अंक कहा जाता है, गोद, ये सभी जो कि अंक के अनेकार्थी या पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं कि हैं। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, युग्म की कौन सी जोड़ी सही है? न्याय, अन्याय, धरा, पृथ्वी, अचल, अचला, मान या अपमान। तो यहाँ पर विलोम शब्द के युग्म दिए गए हैं, तो कौन सी जोड़ी सही है? तो अचल का अचला विलोम शब्द होगा। राइट ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सुकवि, रस सिद्ध कवि, महाकवि या आशुकवि। तो वह कवि जो तत्काल कविता करे इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आशुकवि। राइट ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? अभेद्य, निर्द्वंद, द्वंद या प्रतिबंध। तो जो भेदा ना जा सके इसके लिए एक सार्थक शब्द हो जाएगा अभेद्य। राइट ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न, कोणार्क का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? कोण प्लस आर्क, कोण प्लस अर्क या कोणा प्लस अर्क। तो कोणार्क संधि विच्छेद हो जाएगा कोण प्लस अर्क, जो कि राइट ऑप्शन नंबर सी में है। राइट ऑप्शन है। अगर इसमें संधि पूछे तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न, किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। तो अव्ययी भाव समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। राइट ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अव्ययी भाव समास का पहला पद जो कि अव्यय होता है, जैसे कि यथाशक्ति या प्रतिलिप, ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, उन्होंने बोल उठे। उपरोक्त वाक्य में त्रुटि पहचान कर सत्य वाक्य कीजिए। वे बोल उठे, वे ने बोल उठे, उसने बोल उठे, ये भी गलत है। उन्होंने बोल उठे, ये भी गलत है। वे ने बोल उठे, ये भी गलत है। शुद्ध वाक्य होगा कि वे बोल उठे। राइट ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है? साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद या साहित्य से मिलने वाली आनंदभूति। तो साहित्य में रस का अर्थ होता है कि साहित्य में मिलने वाली आनंदभूति। राइट ऑप्शन नंबर डी है। और रसों की संख्या जो कि 9 है और इनके स्थायी भाव जरूर याद कर लीजिए, इस बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अगला है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग किया गया है? दोहा, चौपाई, सोरठा या फिर सवैया। तो इन पंक्तियों में चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, क्योंकि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और चौपाई एक सममात्रिक छंद भी होता है। कैसा होता है? तो सममात्रिक छंद होता है, ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन नंबर 20 का होगा। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्गों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वर्ण होगा यहाँ पर वर्ग की जगह पर, लाटानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार या सुत्यानुप्रास अलंकार। तो वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे कि अनुप्रास अलंकार के 6 वेद होते हैं, ये सभी जो कि अनुप्रास अलंकार के वेद हैं। और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है शब्दालंकार, दूसरा आपका है अर्थालंकार और तीसरा आपका है उभयालंकार। तो ये 3 प्रकार के अलंकार होते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, साधारीकरण की व्याख्या में मधुमति की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान ने की है?
भगीरथ मिश्र ने, श्याम सुंदर दास ने, रामचंद्र शुक्ल ने या राममूर्ति त्रिपाठी ने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्याम सुंदर दास ने। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न, जबरदस्ती का मेहमान अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी हो जाएगी? ऊंची दुकान फीकी पकवान नहीं होगा ये। अधजल गगरी छलकर जाए ये भी नहीं होगा। आँख के अंधे नाम नयन सुख ये भी नहीं होगा। मान ना मान मैं तेरा मेहमान ये अर्थ होगा जबरदस्ती का मेहमान। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगर ऊंची दुकान फीकी पकवान इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होगा कि बाहर ढकोसला और भीतर कुछ और। अधजल गगरी छलकर जाए इसका अर्थ हो जाएगा कि थोड़ी विद्या धन बल पाकर इतराना। ठीक है, और आँख के अंधे नाम नयन सुख इसका अर्थ हो जाएगा गुण के विरुद्ध काम करना। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला, पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का अर्थ कौन सा हो जाएगा? तो पैसे से ही आदमी की इज्जत है, ये जर है तो नर नहीं, नहीं तो खंडहर। तो राइट ऑप्शन डी है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। आगे बात करें तो जैसी तेरी कामरी वैसे मेरे गीत, तो इसका क्या अर्थ होगा? तो जैसी तेरी कामरी वैसे मेरे गीत इसका अर्थ हो जाएगा जैसा दोगे वैसा लोगे। अगला है होनहार बिरवान के होत चिकने पात, इसका अर्थ होगा बचपन से ही अच्छे लक्षणों का दिखाई देना। और अपनी पगड़ी अपने हाथ, इसका अर्थ हो जाएगा अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ में होना। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। अगला, किशोरी लाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से किस पुस्तक का अनुवाद है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक का अनुवाद है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के लिए ए बी सी डी में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, इसको सही से पढ़ना है। उसके बाद इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर देने हैं। तो पुराणों में देखा गया है कि तप देवता करते हैं और राक्षस भी। जिस किसी को कुछ भी सिद्ध प्राप्त करनी है तप किए बिना कोई चारा नहीं। इसमें उनकी नीयत अगर सात्विक रही तो उसका और दुनिया का भला होता है, अगर उनकी नीयत बुरी होती तो वह सारी दुनिया का नाश भी कर सकता है। मनुष्य ने एटम बम, हाइड्रोजन बम जैसे अस्त्र तैयार किए हैं, यह सब मनुष्य की तपस्या का ही फल है। इस आसुरी तपस्या से दुनिया का तो नुकसान होता ही है, लेकिन ऐसी तपस्या करने वाला स्वयं आत्मनाश की तैयारी करता है। इससे संबंधित पहला प्रश्न है, कोई चारा नहीं है, इससे क्या तात्पर्य है? कई रास्ते होना, सही रास्ता होना या बेसहारा ना, तो कोई चारा नहीं है यानी कि दूसरा रास्ता ना होना। तो राइट ऑप्शन बी है। अगला है, नियत से क्या तात्पर्य है? इरादा, सोच, अनिश्चय या फिर अहंकार। तो नियत का अर्थ होता है इरादा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सात्विक नियत से क्या होता है? दुनियादारी, दुनिया का बुरा, दुनिया का भला या दुनिया से प्रेम होना। तो सात्विक नियत का अर्थ होता है दुनिया का भला। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, आसुरी तपस्या से मनुष्य ने क्या बनाया है? शांति, हवाई जहाज, मोटर गाड़ी या एटम बम। तो यहाँ पर गद्यांश में एटम बम की बात हो रही है, इसलिए एटम बम सही हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो जिसके अंतर्गत यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए कल होने वाले 30 और 31 पेपर के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराया गया। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।